बात की जा रही है और 20 जनवरी 2021 को ये साइन किया गया एजेंसी है इसी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, प्लाज्म होते हैं ये चिकने और गोलाकार होते हैं जिनका कारण है, तो इनका क्या कारण होता है कि ये चिकने और गोलाकार होते हैं, ये गोलाज्म। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो हमारा देखो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्या है, गोलाकार और मतलब ये चिकने इसलिए होते हैं क्योंकि तापक्रम में विभेद और इनके जो परिणाम स्वरूप सतह के स्तर का विस्तारण एवं संकुचन होता है, इसीलिए ये ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ भारत ने जो रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किया है। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसी के साथ इंडिया ने साइन किया है, जो रणनीतिक साझेदारी के बारे में बात की जा रही है और 20 जनवरी 2021 को ये साइन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे अगर जो इंडिया का कोई कोलेबोरेशन होता है तो उससे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 14 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें सुर्खियों में रहा लास्ट चंप एक्सकर्जन पद संदर्भित करता है, तो किस चीज़ को ये बताता है, किसके बारे में ये बात करता है। तो देखो इसका ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये है ये अंतिम हिम युग की समाप्ति के दौरान पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र के लघु व्युत्क्रमण से है ये संबंध। ये लास्ट जम, ठीक है, लास्ट जम अंतिम युग हिम युग की समाप्ति के दौरान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लघु जो लघु व्युत्क्रमण हुए थे, ठीक है, उन्हीं से ये संबंधित है ये पद जो है आपका लास्ट चंप एक्सकर्जन। ठीक है, तो ये हिम युग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर, तो भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित निम्नलिखित स्थानों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमको लगाना है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको उनको मैनेज करना है। तो ये दर्रे दिए गए हैं, ठीक है, नहीं ये स्थान दिए गए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, जो नेपाल ने अपना एक जो मैप बनाया था और इंडिया का मैप था, तो उसमें कंट्राडिक्शन देखने को मिला था। ठीक है, काली नदी के पास वाला क्षेत्र, तो वहीं पे ये है कुछ स्थान हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, इनको ऑर्डर में लगाना है। तो देखो अगर इसको ऑर्डर में लगाने की बात करें तो देखो लंपिया दुर्रा ये देखने को मिलेगा, ये सबसे पश्चिम में पड़ेगा। ठीक है, और जो ये लंपिया दुर्रा है, ठीक है, नहीं सॉरी गाइज, ये लंपिया दुर्रा सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ये जो सबसे जो आपको लगाना कैसे है हमको, हाँ हमें पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से लगाना है। तो इसमें काला पानी सबसे पहले पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद लंपिया दुर्रा और फिर लिपुलेखा। लिपुलेख ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम के पास है, और काला पानी और ये लंपिया दुर्रा है ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत, चाइना और पाकिस्तान की ये जो ट्राइंगल बनता है वहीं पर ये क्षेत्र देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ऑर्डर में मिलाएं तो 2, 3 और 1 होना चाहिए, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, तो प्रायः सुर्खियों में रहा सेनेकागंज पद किसको मतलब बताता है, किसके बारे में बात करता है ये। काला पानी, लिम्पुआ धर्रा और लिपुलेख। लिम्पुआ धारा और लिपुलेख है जो सिक्किम में है, लिपुलेख सिक्किम में। लिपुलेख सिक्किम में और काला पानी और लिम्पुआ धारा उत्तराखंड में। सेनेकागंज, ठीक है, तो ये सेनेकागंज की अगर हम बात करें तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है कि ये क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में गर्जन के समान अक्सर सुनाई देने वाली तीव्र ध्वनि की परिघटना को बताता है। ठीक है, तो इसी को ही सेनेकागंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें तीव्र ध्वनि की परिघटना को सेनेकागंज क्या है, तो ये तटीय क्षेत्रों में गर्जन के समान अक्सर सुनाई देने वाली तीव्र ध्वनि की परिघटना है। तटीय क्षेत्रों में गर्जन के समान अक्सर सुनाई देने वाली आता है। ठीक है, तो इसी को ही सेनेकागंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम तो न्यायाधीश होते हैं उनको जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो अगर कोई असहमति होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा विलंब देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सहमति पर होता है, इनके पास कोई वीटो की शक्ति नहीं होती है। और थर्ड है कि
जो कॉलेजियम द्वारा अनुशासन को स्वीकृति दिए जाने के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय को अंतिम दिनों के भीतर अनुशंसा का अनुमोदन करने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो देखो ये भी कोई इसके लिए कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं होता है कि 30 दिन है या 40 दिन है, तो कोई समय सीमा इसकी नहीं होती है। तो तीनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मौर्य शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और जो ये कहा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में अशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी, तो नहीं, ये द्वितीय बौद्ध संगति नहीं, अशोक के शासनकाल में आपको थर्ड जो बौद्ध संगति हुई थी वो देखने को मिली थी। और ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, तो इसमें कहा गया है कि जो शिलालेखों में उल्लिखित प्रांतीय राजधानी स्वर्णगिरी और साम्राज्य के जो स्वर्णगिरी थी, ठीक है, ये साम्राज्य के उत्तरी प्रांत में अवस्थित थी। तो नहीं, ये दक्षिणी प्रांत में आपको देखने को मिलेगी, ना कि उत्तरी, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और फोर्थ है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये हमारा मेघास्थनीज ने चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का भ्रमण किया था, ये सही है। और तृतीय संगति बौद्ध संगति अशोक के दौरान हुआ था। और शिलालेख में प्रांतीय राजधानी स्वर्णगिरी नहीं, दक्षिणी प्रांत पे स्थित होगा ये। और सांची का स्तूप का निर्माण सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, बट सेकंड और थर्ड गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें भारत के निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों के संदर्भ, सेकंड और थर्ड गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें भारत के निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों के संदर्भ में किसमें चावल की कृषि की काई पाट पद्धति प्रचलित है। तो देखो ये अगर बात करें कि काई पाट पद्धति की, तो देखो ये मालाबार तट में देखने को मिलती है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। और जो ये काई पाट पद्धति है, इसका जो चावल होता है काई पाट चावल, ठीक है, इसको जीआई टैग भी 2014 में प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शहर को वन क्षेत्र का, उसके भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 30% होना चाहिए। तो ये गलत है, इसके लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है। इसके लिए क्या है कि इसका उद्देश्य होता है कि वृक्षों और वन प्रबंधन का कितना सफल दृष्टिकोण आपके पास है, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात की जाती है, ना कि इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि 33% होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए वन का भौगोलिक क्षेत्र 33%, ऐसा नहीं है। मतलब वो कितने आपके पास वन का प्रबंधन कितना है वो होना चाहिए। और ये अगर बात करें Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società. वाह लूका, तुमसे ना हो पाएगा तो चलें। तो किसके द्वारा ये मतलब चलाया जा रहा है, तो हमारा ये जो FAO है, मतलब जो यह खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसकी द्वारा ये एक ऐसी पहल चलाई गई है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि प्रगतिशील कर एक ऐसा कर होता है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितनी राशि बढ़ेगी उतना ही कर बढ़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज में लागू होता है ना, इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं कि, ठीक है। तो ये हमारा जो ये मतलब होता है। और नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में एक प्रगतिशील कर के रूप में कार्य करती है। तो नहीं, मुद्रास्फीति प्रगतिशील के रूप में नहीं है, अप्रगतिशील यानी रिग्रेसिव के रूप में काम करती है। क्योंकि क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसकी जो क्रय शक्ति होती है वो कम हो जाती है, ना कि ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो जाती है ना तो प्रगतिशील होता है, बट ये कम होती है तो ये रिग्रेसिव हो जाता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 22। तो इसमें अर्ध सदाबहार से लेकर शुष्क पर्णपाती वन वाला यह संरक्षित क्षेत्र मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य को एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब
हाथी अभ्यारण्य जो मयूरभंज में है, मतलब ये मयूरभंज जो क्षेत्र है हाथी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। इसे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कई वनवासी समुदाय अखंड शिकार अनुष्ठान मतलब मानते हैं, जिसे हाल ही में वन में आग लगने के कारण में से एक माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आग लगने की घटना देखी गई थी। तो ये कहाँ पर स्थित क्षेत्र है इसके बारे में बताना है, किस टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये सिंपली पाल टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, इसी का ये दोनों पार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आग लगने की घटना देखी। सदाबहार से लेकर शुष्क पर्णपाती वनमाला संरक्षित मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। अर्ध सदाबहार से लेकर शुष्क पर्णपाती वनस्पति वाला यह संरक्षित क्षेत्र मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। इसे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है और यह कई वनवासी समुदाय अखंड शिकार अनुष्ठान मनाते हैं, जिसे हाल में वन में आग लगने के कारण में से एक माना जाता है। सिंप्लीफायर उड़ीसा में और सदाबहार से लेकर शुष्क पर्णपाती वनस्पति वाला यह संरक्षित मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। इसे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, मयूरभंज जो सिंपली पालन वो मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का और यह कई वनवासी समुदाय अखंड शिकार अनुष्ठान मनाते हैं, जिसे हाल में वन में आग लगने के कारणों में से एक माना गई थी। नेक्स्ट है 23rd, तो इसमें हाल ही में प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने एक प्रयोगात्मक माप भूमंडलीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक PHDI जारी किया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से PHID का सही वर्णन कौन करता है, तो इसके बारे में हमको बताना है। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह मानव विकास का वह स्तर है जिसे प्रति व्यक्ति जो भौतिक पद चिन्ह और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें कहा गया कि तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो हाल ही में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक जो भी हाल ही में प्रकाशित है मानव विकास रिपोर्ट 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP ने एक प्रयोगात्मक माप भूमंडलीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक PHDI जारी किया है। सही कौन कहते हैं? ये मानव विकास का वह स्तर है जिसे प्रति व्यक्ति भौतिक चिन्ह और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा समायोजित किया जाता है। यह मानव विकास का वह स्तर है जिसे प्रति व्यक्ति भौतिक चिन्ह और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा समायोजित किया जाता है। हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट 2020 UNDP एक प्रयोगात्मक माप दबाव समायोजित विकास सूचकांक जारी किया है। ये DI का सही वर्णन करता है। तो यह मानव विकास का वह स्तर है जिसे प्रति व्यक्ति भौतिक पदचिन्ह पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा समायोजित किया जाता है। या मानव विकास का वह स्तर है जिसे प्रति व्यक्ति जो भौतिक पद चिन्ह और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन द्वारा समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें कहा गया कि उपभोक्ता कल्याण निधि के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेकेंड है कि इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया है। और थर्ड है कि इसे उपभोक्ता मामले खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जो संचालित किया जा रहा है। तो देखो ये खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, तो ये तो हमारा सही है। बट इसको जो बनाया गया था जो उपभोक्ता कल्याण फंड, ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नहीं, बल्कि जो सेंट्रल GST था, ठीक है, CGST, उस CGST एक्ट जो आया था, मतलब GST एक्ट आया था 2017, उसी में CGST के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता कल्याण निधि। तो ये हमारा गलत है और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और संरक्षित करने के लिए वित्तीय
सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 25। तो इसमें कहा गया कि 18 से 37 से 38 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह बंगाल क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक संघ है। इसका उद्देश्य जमींदारों के निहित स्वार्थों को सशक्त करना है और इसके बाद में बंगाल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मिला दिया गया। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ये इसमें सही है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें तो लैंड होल्ड सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना 1837 से 38 में की गई थी और इसे बाद में बंगाल में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी उसी में मिला दिया गया था और इसका उद्देश्य था जमींदारों के निहित स्वार्थों को सशक्त बनाना। ठीक है, और ये बंगाल के क्षेत्र में एक राजनीतिक संघ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। और ये भी माना जाता है कि ये एक भारत का प्रथम इंडियन ऐसा मतलब एक राजनीतिक संगठन था जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी, आप लोगों को क्लियर हुए होंगे चीज़ें, क्योंकि मैंने ना इसको बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी